नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी का मॉडल प्रश्न उत्तर जो 21-22 का है और यह निर्धारित 90 मिनट का होगा। हिंदी पाठ्यक्रम और इसका कोड है और अधिकतम अंक ये वाला 40 नंबर का होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तुपूरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड क में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, लेकिन हम आपको सारे प्रश्न बताएंगे। उसके बाद खंड ख में 20 प्रश्न पूछे गए हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। खंड ग में कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सही उत्तर वाले गोले को भली प्रकार से केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से ही OMR शीट में भरें। तो आपको नियम के अनुसार काम करना है। और उसके बाद खंड क है और खंड क में सबसे पहले है अपठित गद्यांश और यह 10 अंक का है और नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए जो कि 5 प्रश्न होंगे और पांचों 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे और उस पर आधारित सही प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो गद्यांश इस प्रकार से दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाहित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। मतलब कि गरीबी होने की वजह से ही बाल श्रम होता है। जिसके यहाँ खाने का पैसा नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजेगा ही। और बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज, जिसको कि हम लोग सिविल सोसाइटी कहते हैं, तो सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है, क्यों लोग अपने आप को सभ्य भी बोलते हैं और फिर छोटी उम्र के बच्चों से बाल श्रम भी करवाते हैं। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छीन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। बच्चों, आप जान सकते हो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना गैरकानूनी अपराध है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर किसी काम में लगते हैं तो वह बाल श्रम के अंतर्गत आता है और बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू है, उसके तहत आपको सजा हो सकती है। अब है कि गद्यांश पर आधारित बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर ग होगा कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो आप इसका उत्तर, पहला का उत्तर ग लगाइएगा। और दूसरा है कि घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में
अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं? तो इसका उत्तर घ होगा कि हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, हमारे अंदर संवेदना नहीं है, इसलिए हम उदासीन बने रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो 3 का उत्तर क होगा कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, इसलिए लोगों को सार्थक प्रयास करना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। तो बच्चों को बाल श्रम के लिए विवश करने का सबसे बड़ा कारण है निर्धनता और भूखमरी। आंसर ख इसका उत्तर होगा। और फिर नेक्स्ट है प्रश्न 5 कि बाल श्रम जैसे सामाजिक के अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। तो इसका आंसर होगा कि बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। मतलब कि हमारा भविष्य, बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, और जब बच्चे ही सही ढंग से नहीं बनेंगे तो हमारे देश का भविष्य भी बिगड़ेगा। तो ये पहले गद्यांश का जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद एक और अथवा में गद्यांश दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। निसंदेह सहजता से हर एक दिन विभिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। मतलब कि महिलाओं की भूमिका को समाज नजरअंदाज करता है, उनके महत्व को नहीं समझता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं, और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे के नागरिक ही माना जाता रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक निर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है, तो जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। अगर महिला सशक्तिकरण होगा तभी हम आत्मनिर्भर होंगे, पारिवारिक हिंसा रुकेगी और सामाजिक असमानता पर रोक लगेगी। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। और आपको पता भी होना चाहिए बच्चों की राज्यों में भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई हैं। जैसे कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है, और विद्यालयों में शिक्षिका के रूप में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, जिससे कि महिला आत्मनिर्भर हो सकें और महिला सशक्तिकरण बढ़े। अब है इस पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो इसका उत्तर होगा क, समाज में महिलाओं की निर्बल स्थिति थी, इसलिए। तो इसका उत्तर होगा कि समाज में महिलाओं की निर्बल स्थिति थी, इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की गई। नेक्स्ट है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है।
तो ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो इसका आंसर घ होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार। समाज जितना ही शिक्षित होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। और प्रश्न 3 है कि अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है? तो इसका उत्तर ख होगा, सकारात्मक सोच का परिणाम है। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया? तो इसका आंसर होगा ग, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आई, क्योंकि महिलाओं की तरफ से भी कुछ अर्न होने लगा, आय आने लगी, और घर के पुरुष जो कमाते थे वो तो आता ही था। इसके बाद प्रश्न 5 है कि क्या महिलाओं को के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? तो नहीं, उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है, सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त होना ही नहीं, इसलिए इसका उत्तर घ होगा। अब है नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, ऊपर हमने गद्यांश पढ़ा है, अब हम काव्यांश पढ़ेंगे। किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये भी 2 काव्यांश हैं और ये 5 अंक के हैं। काव्यांश इस प्रकार है कि देश के आजाद होने पर बीता लंबी अवधि, अब असह्य इस दर्द से है धमनियां फटने लगी। मतलब कि देश की आज़ादी के बाद जो लंबी अवधि बनी और उससे जो दर्द हुई, उससे धमनियां मतलब नसें फटने लगी। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूं और जर्जर बोझ ढोकर थक गया। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे 2 लकड़ियां भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ है? वनों को तो हमने काट दिया। वन कहाँ है जब कुल्हाड़ियों की तृषा है बढ़ रही, मतलब कुल्हाड़ियों की इच्छाएं बढ़ रही कि मैं काटती जाऊं। काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरवर, ये जो तरवर हैं वृक्ष हैं या मानवों के बंधु हैं और वो काटे जा रहे हैं। फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तरुछाल से, सर्वस्व देकर जो मनुज को लाभ पहुंचाते सदा, कट रहे हैं ये सभी वन। कह रहा है कि वन मानवों को किस किस चीज से लाभ पहुंचाते हैं? तो अपने फूल से, अपने फल से, अपने दल से, अपने जड़ से, अपने छाल से, सब कुछ देकर मानवों को लाभ पहुंचाते हैं और उस वन को भी काटा जा रहा है। पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्रूप, और पर्वतों की जो शोभा इन वृक्षों से बनी हुई है वो बिगड़ रही है। ऋतुएं रो रही हैं गगनचुंबी वन सदा जिनके हृदय से, फूटते झरने नदी बहती सुशीतल नीर की, हर पहर नित चहकते हैं कूकते रहते बिहग। बिहग मतलब पक्षी होता है जो पेड़ों पर हमेशा चहकते रहते हैं। फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ, वो सारी वृक्ष को अब काटा जा रहा है, इतनी चीज वीरान होते जा रहे हैं। तो इस काव्यांश से अब जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर करेंगे हम। सबसे पहला है कि अब असह्य इस दर्द से में असह्य दर्द का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा ग, वनों का न रहना। उसके बाद है दूसरा, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है? मतलब कि इसका तात्पर्य होगा घ कि पेड़ों को काट कर भी तृप्त न होना। और उसके बाद है कि अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का कारण क्या है? तीसरा प्रश्न है कि अंत्येष्टि के लिए, अंत्येष्टि समझते हैं ना, दाह संस्कार जिसमें कि शव को जलाया जाता है, तो उसके लिए लकड़ियां सुलभ न होने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि वन काटे जा रहे हैं इसलिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। अब चौथा प्रश्न है, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर है ख, क्योंकि पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न कि इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो पांचवा प्रश्न है कि इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो इसका उत्तर है वन संरक्षण की, कि हमें वन को संरक्षित रखना चाहिए। उसके बाद एक और काव्य है, मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी।
पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो बहुत अच्छी सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता थी। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे कि काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री ने बचपन को किस रूप में पुनः पाया। तो इसका उत्तर ख होगा, अपनी बिटिया के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि कवयित्री वर्षों से किसे खोज रही थी। तो इसका उत्तर घ होगा, कवयित्री अपने बचपन को खोज रही थी। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि कवयित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था। तो इसका उत्तर होगा मां को मिट्टी खिलाने के कारण। तो इसका उत्तर ग होगा, मां को मिट्टी खिलाने के कारण। नेक्स्ट है मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी। यहां कहा जा रहा है कि मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी। तो इसका उत्तर ख होगा, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता छलक रही थी। प्रश्न 5 है कि बेटी और मां के बीच क्या संवाद हुआ। तो इसका उत्तर क होगा, मां ने पूछा क्या लाई हो, बेटी बोल उठी मां काओ। काओ मतलब खाओ तुतली भाषा में। अब है खंड ख। खंड ख व्याकरण खंड है, तो चलिए इसको देखते हैं। यह व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आएगा और यह 16 अंकों का है। सबसे पहले है कि निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन से हैं। तो ये है संयुक्त वाक्य। तो पहला का उत्तर ग होगा, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है दूसरा कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य कौन है। तो दूसरा का आंसर होगा जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये है मिश्र वाक्य। और प्रश्न 3 है कि आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य में संयुक्त वाक्य में इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतर होगा, क्या होगा, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया, ऑप्शन क। उसके बाद है प्रश्न 4, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। रेखांकित उपवाक्य का भेद है, क्या भेद है। तो यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो आंसर ग होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सरल वाक्य है। सरल वाक्य कौन सा है। तो 5वां का आंसर होगा वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, यह सरल वाक्य है। तो इसका आंसर ग होगा। अब नेक्स्ट है प्रश्न 4, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। तो यह है कर्मवाच्य, की जाएगी तो हो गया कर्मवाच्य। और उसके बाद है कि हालदार साहब ने पान खाया, उपर्युक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो इसका उत्तर घ होगा कि हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। नेक्स्ट है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ रहे, उड़े। उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, तो इसका उत्तर होगा ख, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, यह भाववाच्य में होगा। और उसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। तो यहां होगा कि छात्रों ने सभी का स्वागत किया।
छात्रों ने सभी का स्वागत किया, उत्तर ख होगा। कर्तृवाच्य वाला, सॉरी, यह ग होगा। छात्रों ने सभी का स्वागत किया। उसके बाद है पांचवा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। तो भाववाच्य का सही विकल्प है आओ वहां बैठा जाए। आओ वहां बैठा जाए, यह भाववाच्य का सही विकल्प है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न कि किन्हीं, ये 4 अंक का है, कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें से किसी 4 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो पहला है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, रेखांकित पद का परिचय क्या है। तो इसका उत्तर होगा ख, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और अधिकरण कारक। दूसरा प्रश्न है कि यह बालक बहुत मेधावी है। तो इसका उत्तर होगा ग, सार्वनामिक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग, विशेषण विशेष से। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, अचानक वर्षा होने लगी। तो अचानक वर्षा होने लगी, तो यह रीतिवाचक है। तो रीतिवाचक है तो इसका उत्तर होगा ख, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता। और उसके बाद है चौथा, वाह भारत मैच जीत गया। वाह भारत मैच जीत गया, तो यह विस्मयादि सूचक है। तो इसका उत्तर होगा घ, विस्मयादि सूचक अव्यय, प्रसन्नता सूचक, क्योंकि यहाँ शोक सूचक है इसलिए नहीं होगा, और भाव की अभिव्यक्ति। पांचवा है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो यह क होगा, मध्यम पुरुष, तुमने मध्यम पुरुष, सर्वनाम, एकवचन, कर्ता कारक। अब नेक्स्ट है छठा प्रश्न कि निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। अब ये क्या है। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा रस है। तो यहाँ भय रस दिख रहा है, तो आप भयानक रस लिखेंगे, उत्तर ग, भयानक रस। और उसके बाद है दूसरा, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो इसका उत्तर होगा ख, क्योंकि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। और फिर है प्रश्न 3, कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, कहते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। उपयुक्त काव्य में कौन सा रस है। तो उपयुक्त काव्य में रौद्र रस है, उत्तर क इसका होगा, रौद्र रस। और चौथा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस में परिणत हो जाते हैं। तो विभाव, अनुभाव और संचारी रस की सहायता से अस्थाई भाव आ जाता है। तो उत्तर घ होगा इसका, अस्थाई भाव। और नेक्स्ट है पांचवा कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। तो उत्तर ख इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है खंड ग। खंड ग पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और यह 14 अंक का है। यहाँ भी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। यहाँ लिखा गया है, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यह कहाँ से लिया गया है। तो कैप्टन चश्मे वाले की बात हो रही है, नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर ख होगा, कैप्टन चश्मे वाले को। नेक्स्ट है कि पान वाले की कौन सी बात हवलदार साहब को अच्छी नहीं लगी? तो पान एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, उत्तर घ होगा इसका, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छी नहीं लगी। प्रश्न 3 है कि चश्मे वाला एक दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? तो इसका उत्तर क होगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। फिर प्रश्न 4 है कि हवलदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे? तो इसका उत्तर ग होगा, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है 5, हवलदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? तो इसका उत्तर क होगा, पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। अब 8वां प्रश्न है कि उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? पहला प्रश्न है, तो इसका आखिरी निर्णय था क, पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। और इसके बाद है, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? तो मधुर गान पर, वो बहुत अच्छा गाते थे, मधुर गाते थे, इस पर वो मुग्ध थे। अब है यहाँ एक काव्यांश है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें 5 प्रश्न होंगे और यह लिया गया है रामायण का जो लक्ष्मण और उनका संवाद है परशुराम का, उससे। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा, यह भगवान राम कह रहे हैं। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधन तोरा, सहस बाहु सन समसोरी पुमोरा। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न त मारे जइहि सब राजा। सुनि सुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहुधनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असि ऋषि किन्हीं गोसाई। यहाँ भगवान राम कह रहे हैं, शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद जब परशुराम क्रोधित होकर आ गए थे, तो परशुराम ने तोड़ा कि परशुराम ने बोला कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, किसकी मृत्यु आ गई है? तो भगवान राम विनम्र स्वर में कहते हैं कि यह इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है। इसको सुनकर मुनि क्रोधित हो गए और वह बोले कि ये सब करने से नहीं होगा, अब तुम्हें हमारे साथ लड़ाई करनी होगी। जिसने भी शिव धनु तोड़ा है उसको वो सहस बाहु की तरह मेरा शत्रु है और इस समाज से अलग होना चाहता है। अब या तो बता दो कि इस समाज में वो कौन है, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। और मुनि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले कि हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी ऋषि ने नहीं घुसाया, अब तोड़ दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। तो यह इसका भाव है। और यहीं फिर कहा जा रहा है कि रे धनु ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही राम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वो फिर ये सब सुनकर कहते हैं कि रे राजा के बालक, तुम बोलते हुए अपने आप को नहीं संभालते हो और अपने आप को बस में रखो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम समाप्त हो जाओगे। तो अब इस पर आधारित प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? तो इसका उत्तर ख है। राम ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। उसके बाद दूसरा है कि स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? तो वह परशुराम के आराध्य शिव जी का धनुष था। उसके बाद है शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? तो इसका उत्तर है क्योंकि परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? चौथा है प्रश्न कि भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? तो यह परशुराम जी को कहा गया है। आंसर घ इसका सही होगा। और प्रश्न 5 है कि शिव धनुष तोड़ने वाली की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? इसका उत्तर ख होगा, सहस बाहु से की है। फिर है प्रश्न 10 है कि सही
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। और 2 प्रश्न हैं, 2 अंक के हैं। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो इसका उत्तर होगा ग, श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। उसका प्रश्न 2 है कि सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? तो उत्तर ख है, उद्धव को भाग्यशाली कहा है। तो बच्चों यह थी आपकी मॉडल प्रश्नों की श्रृंखला, और आपने देख लिया कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, और ये सारे प्रश्न हमने करवा दिए। तो इसी तरह के और भी विषय के मॉडल प्रश्न पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।